प्यारे बच्चों, तो आज हम चर्चा करेंगे आगामी माह में प्रस्तावित शारीरिक शिक्षा विषय के टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। उससे संबंधित मैंने एक दूसरा मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन है। टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखकर प्रश्नों की रचना की गई है और संभावना है प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह संभावना है कि उनमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कुछ प्रश्नों का लेवल नेट के स्तर का भी है, लेकिन टीजीटी की परीक्षा देने वाले छात्रों को हताश नहीं होना कि ये इतना डिफिकल्ट प्रश्न भी आ सकता है। वो उसकी तैयारी करेंगे तो उसकी जब चर्चा करेंगे तो टीजीटी पीजीटी के अनेक प्रश्नों का उत्तर उस नेट के स्तर का जो मैंने प्रश्न रखे हैं दो चार, उनसे तैयारी हो जाती है। तो शुरू करने से पहले आप एक पेन और पेपर ले लें। वही तरीका अपनाया जाएगा जो मैंने मॉडल पेपर प्रथम में अपनाया था। आप पेन पेपर रखेंगे, पहले प्रश्न स्क्रीन पे आएगा, उसके ऑप्शन आएंगे। आप भी मेरे उत्तर देने से पहले अपना एक उत्तर टिक करते चलेंगे ताकि आपका भी असेसमेंट हो जाए। इसमें मैंने 35 क्वेश्चन रखे हैं और क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रखे गए हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किन्हीं न किन्हीं समय वो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे आज हम। मॉडल पेपर सेकेंड, समय वेस्ट न करते हुए हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो मॉडल पेपर सेकेंड, इसमें मैंने नेट के पेपर भी लिए थोड़ा, इसलिए नेट का एग्जाम डाला है, जबकि नेट का एग्जाम अभी प्रस्तावित नहीं है, परंतु टीजीटी और पीजीटी के परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और समस्त उत्तर भारत के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करते हैं। इसीलिए छात्र और छात्राओं से आपसे अनुरोध है कि इसको अपने पास ही ना रखें, इसको शेयर करें अधिक से अधिक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। और इस प्रकार मैं 10 मॉडल पेपर तैयार करूंगा आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ये आज दूसरा मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। आशा है इनका प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप भी पेन और पेपर ले लें। बायोमैकेनिक्स फिजियोलॉजी से लिया गया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी प्राइमरली यूज्ड टू एक्सप्लेन running and jumping, B throwing and catching, C kicking and hitting, D bowling and batting। तो इनमें से जो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। उसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहते हैं, यानी कि प्रत्येक एक्शन के अपोजिट और इक्वल जो है एक्शन होता है। तो उस नियम के आधार पर कौन सी हम गतिविधि को सही सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देने से पहले ये देखना पड़ेगा कि बॉलिंग में क्या है कि फेंक रहे हैं, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये मैच अपने आप निकाल देंगे। थ्रोइंग एंड कैचिंग में भी क्या हो रहा है, इसमें कैचिंग में तो कॉम्पैक्ट होता है, टकराती है, लेकिन फेंक रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी निकाल देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, रनिंग एंड जंपिंग, किकिंग एंड हिटिंग। तो किकिंग एंड हिटिंग में क्या है, एक बॉल प्लेस है, उसका वेट बहुत कम होता है, तो इसकी बजाय पे इसका सबसे अच्छा जो एक्सप्रेशन है वो रनिंग एंड जंपिंग होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा, हमने यहाँ पे जोड़े बनाए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही सही से मैच्ड है। जैसे इम्पल्स है, संवेग इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट का, फोर्स और डिस्टेंस का। दूसरा इन्होंने बताया सैजिटल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू सैजिटल प्लेन। तीसरा ऑप्शन इन्होंने बताया पे बना लीनियर मोशन इज क्रिएटेड बाय स्टैटिक फोर्स। और थर्ड जो फोर्थ है पेयर, नेचर ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग किकिंग ए बॉल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इनमें से सही जो हमें चुनना है। अगर हम देखें तो इम्पल्स इसका प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सैजिटल एक्सिस परपेंडिकुलर सैजिटल प्लेन के नहीं होता, हमेशा 90 डिग्री रहता है। लीनियर मोशन इज क्रिएटेड बाय सेंट्रिक फोर्स, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट मैच है। क्योंकि अगर सेंट्रिक फोर्स नहीं, केंद्र पे बल नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोशन नहीं होगा, कर्विलिनियर मोशन हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी। क्वेश्चन नंबर 3,
द मोशन ऑफ ए पोल वॉल्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द बार इज एन एग्जाम्पल। पोल वॉल्टर है, उसने जंप किया और पोल बार को क्लियर करने के बाद जो वो नीचे गिर रहा है, तो वो किस गति का उदाहरण है, हमें ये देखना है। रेगुलर मोशन, ऑप्शन ये है चार, रेगुलरली, एक्सिलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड मोशन, इर्रेगुलरली डिसेलरेटेड मोशन। तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सबसे अच्छा करेक्ट आंसर क्या है, रेगुलरली एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि जब वो नीचे गिरता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, तो नीचे गिरते हुए उसकी गति सतत रूप से बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, रेगुलरली एक्सिलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन, सॉरी ओन के बजाय वन पढ़ें, इज डॉर्सल साइड ऑफ योर सोल ऑफ फीट। मैंने चित्र दिया है, इसमें आपके तलवे का चित्र है और इस तलवे की कौन सी साइड डॉर्सल कहलाएगी, आपको ये बताना है। इस पर्सन को से यदि आपने ये बात कर ली, ये पता हुआ आपको कि डोर्सल साइड कौन सी है, तो बहुत सारी गतियां जो एंकल जॉइंट पे होती हैं वो आप बता सकते हैं। तो इनमें ऑप्शन दिए हैं, अपर पार्ट ऑफ द सोल यानी ऊपर का हिस्सा तलवे की, सॉरी लोअर पार्ट ऑफ द सोल यानी कि नीचे वाला हिस्सा, या अपर पार्ट ऑफ द सोल या ऊपर का हिस्सा, साइड ऑफ द सोल अर्थात जो अंगूठे की ओर का किनारा या उंगली की ओर का किनारा। तो डॉर्सल साइड किसको कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है जो ऊपर का हिस्सा है, अपर पार्ट। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो अगर आप ये याद रखें दैट दिस इज द डोर्सल साइड, सॉरी दिस इज द डोर्सल साइड, तो डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन दोनों मूवमेंट कहाँ होती है, एंकल पे होती है। तो डोर्सल हिस्सा मूव कर रहा है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या हुआ, डॉर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर क्या है, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, तो अगर प्लांटर है यानी कि हम टॉप पे खड़े हो रहे हैं, तो यह क्या हुआ, प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा। और थंब की ओर का हिस्सा क्या कहलाता है, मीडियल, और उंगली की ओर का हिस्सा कहलाता है लेटरल। तो यानी कि लेटरल अर्थात अंदर की ओर तलवा घूम रहा है तो इन्वर्सन, और बाहर की ओर आपका तलवा पॉइंट कर रहा है तो इन्वर्सन। चार गतियां हो जाती हैं। तो इस पर्सन से आपको चार चीजें समझने को मिली कि डोर्सल पार्ट कौन सा है, प्लांटर कौन सा है, इस पर कौन सी गतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ वी टॉस थ्री कॉइन, तीन सिक्के हों डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स विल बी। एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का स्टैटिक्स में होता है, पीजीटी और नेट के लेवल का है, लेकिन पीजीटी वाले स्टूडेंट्स भी इसमें बीपीएड में आ सकता है, इसमें स्टैटिक्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने सिक्के हैं और उससे कितनी संभावनाएं हैं हेड और टेल आने की। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। क्योंकि थ्री कॉइन्स हैं तो मोस्टली कहाँ संभावनाएं हैं और किधर जाने की संभावना है, 3/8। बट द करेक्ट आंसर इज ए, 1/8। क्योंकि 8 सिचुएशंस बनती है, तो पहले हम सिचुएशंस को लिख लेंगे। अगर हमने उन सिचुएशन को लिख लिया कि कितने सिक्के हैं, कितनी सिचुएशन बनेगी, तो हम सिंपल ये आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक सिचुएशन बनेगी तीनों हेड आ जाएंगे, एक सिचुएशन बनेगी तीनों टेल आ जाए, एक सिचुएशन बनेगी पहले वाले का हेड दूसरों का टेल आ जाए, एक सिचुएशन बनेगी पहले दो का हेड आ जाए तीसरे का टेल आ जाए, एक सिचुएशन बनेगी पहले का टेल दूसरों के हेड आ जाए, फिर पहले दो टेल फिर हेड आ जाए, फिर एक हेड आए एक टेल आए एक हेड आए एक टेल आए एक हेड आए, इस प्रकार 8 सिचुएशन बनी। तो नीचे की संख्या 8 ही रहेगी। तो तीन कॉइन है और तीन हेड आने की संभावना कितनी है, देखो इस पर लिखा है, तो द करेक्ट आंसर इज 1/8। यदि कोई पूछे कि दो हेड आने की संभावना कितनी है, तो हम इसमें देख लेंगे। टू हेड आने की संभावना है, एक तो यहाँ पे दो हेड आ गए, दो हेड यहाँ पे आए और दो हेड ही आए अर्थात तीन। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/8। तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 1/8। आप सीख भी गए होंगे और ये नेट, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सिक्के बदल जाए, संभावनाएं आप लिख लें और उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च टूल। रिसर्च का शोध का कौन सा उपकरण नहीं है, स्टॉप वॉच, बी वीडियो कैमरा, सी क्वेश्चनर, थर्ड सर्वे। तो देखने में अगर इसमें लगता है तो ये लगेगा कि भाई नहीं, ये तो सभी के सभी क्या है, टूल हैं रिसर्च के, स्टॉप वॉच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु करेक्ट आंसर क्या है, सर्वे। क्यों, क्योंकि सर्वे रिसर्च का एक प्रकार है, न कि रिसर्च का टूल।
जबकि स्टॉप वॉच आप देखें जो बहुत से टेस्ट हैं और फिजिकल एजुकेशन में तो स्टॉप वॉच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है टाइमिंग लेने में। सारी जगह स्टॉप वॉच चाहिए, वीडियो कैमरा चाहिए, क्वेश्चन आज हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज दी सर्वे एज इट इज ए टाइप ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7, which plan divided the body into left and right? प्लेन से संबंधित प्रश्न आते हैं और एक्सिस से संबंधित आते हैं। इस प्रश्न के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्लेन और एक्सिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन्होंने पूछा भी प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट और राइट, ए मीडियल और सेजिटल प्लेन, बी फ्रंटल और कर्नल प्लेन, सी ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन, नन ऑफ दी। तो प्रश्न से एक पता लग गया आपको कि मीडियल और सेजिटल प्लेन एक ही होता है, फ्रंटल और कर्नल प्लेन एक ही होता है, ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन एक ही होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीडियल, यानी कि सेजिटल प्लेन। ये क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटता है। अब हम देख लेंगे, ये आप आराम से पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य और इस पूरे पैराग्राफ को अगर आपने याद रखा, मेमोराइज कर लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और हो जाएगा, मैंने रखा है इसलिए। इसको देखें, मीडियन और सेजिटल प्लेन, यानी मीडियन प्लेन सेजिटल प्लेन एक ही होता है, आल्सो नोन एज एक्स वाई एक्स जेड प्लेन। इसको एक्स जेड प्लेन भी कहते हैं। ऑब्लिक पोस्टीरियर एंड इंटीरियर प्लेन, अर्थात आगे से पार्श्व दिशा में घुसता है और शरीर को राइट लेफ्ट में बांटता है, विच इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। अर्थात ये सारे प्लेन क्या हैं, बॉडी को लेफ्ट राइट में बांटते हैं और वर्टिकल हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो लिखे फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन, इट इज आल्सो ए वर्टिकल प्लेन, ये भी लंबवत है पृथ्वी के, एंड नोन एज डॉर्सल और वेंट्रल और लेटरल प्लेन। इसको इन नामों से भी जाना जाता है, अर्थात फ्रंटल, कोरोनल, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल प्लेन इज द सिमिलर थिंग। It is also called XY plane, passing from side to side and divide the body into front and back. फ्रंटल प्लेन क्या आता है, फ्रंट बैक में बांटता है, सेजिटल प्लेन क्या है, लेफ्ट और राइट में बांटता है। तीसरा जो प्लेन आपकी बॉडी में होता है, ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन। ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, अर्थात समानांतर होता है पृथ्वी के और शरीर को, यानी बॉडी को कहाँ बांटता है, अपर एंड लोअर हार्स में। तो आशा है इस क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्लेन से संबंधित यदि 100% टीजीटी, पीजीटी और नेट में एग्जाम एक पेपर आता ही है प्रश्न, तो इससे आपकी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको आप बार बार देखें, 2 बार देखें। यदि फिर भी समझ ना आए तो यू कैन कॉल मी पर्सनली, एज यू नो मी, डॉक्टर योगेश कुमार। लास्ट में मेरा फोन नंबर भी होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच प्रोटीन इज ए वर्किंग वुमेन शुड टेक एवरी डे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्किंग वुमेन की, यानी जो काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दें 27 ग्राम, 46 ग्राम, 37 ग्राम और 50 ग्राम। बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे, इस प्रश्न का अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रेफर मिल सकता है, परंतु इसका करेक्ट आंसर क्या है, 50 ग्राम है। और 50 ग्राम क्यों, डी क्यों दिया, कि जो बहुत सारी स्टडीज हैं, हो सकता है किसी पुस्तक में 37 या 46 भी दिया हो, लेकिन यहाँ मैंने रेफरेंस इसीलिए प्रस्तुत किया है कि वो बहुत सारी जो स्टडी ये दिखाते हैं, मोस्ट वुमेन नीडेड 50 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, बट दिस नंबर में वैरी बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक एक्टिविटी लेवल, मसल मास, हेल्थ स्टेटस, ये सब प्रभावित करते हैं। तो 50-60 किसके अंदर में रहता है, 50 ग्राम के। हम दूसरा देखते हैं, वो ए सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब जो काम न करता हो, एडल्ट शुड कंज्यूम 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये सभी पुस्तकों में, और ये किससे, न्यूट्रिशन मेडिकल की पुस्तकों के अनुसार है। या 36 ग्राम पर पाउंड, प्रति पाउंड 36 ग्राम खाना चाहिए। इस प्रकार इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज सेडेंटरी मैन शुड ईट अबाउट 56 ग्राम एंड एवरेज वुमेन शुड ईट 46 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो क्या होना चाहिए, 46। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं सेडेंटरी, जो काम नहीं करती, वर्किंग वुमेन ये खाली रहती है, उसके लिए 46, बट here the question is working woman, so the correct answer is option D. Which of the following combination of food component does not produce heat and energy in body? ये देखना ध्यान से प्रश्न की, एनर्जी की बात आई और लगे कि कार्बोहाइड्रेट, सो वेरी गुड। तो आपको प्रश्न को करना, डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, यानी कि हीट और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते।
तो देखिए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर और लिपिड। अब इसमें स्टेप जो ऑफ मैच है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप ये देखो वो विटामिन से तो हीट एनर्जी नहीं मिलती, तो सिंपली आप ये देखें कि किस में है। जैसे पॉइंट नंबर 2 किस में है, इस वाले ऑप्शन में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये वाले में नहीं था, एक तो ऑप्शन हट गया। इसमें से कौन है, वाटर, वाटर भी एनर्जी नहीं देता, हीट नहीं देता, तो सेकंड और थर्ड जिसमें ऑप्शन है वो ठीक माना जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 10. The term rest and motion are studied under biochemistry, psychology, biomechanics, anatomy. टीजीटी लेवल का प्रश्न है, प्रश्न टीजीटी में आया भी है, आसान है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बायोमैकेनिक्स, ऑप्शन सी। Question number 11. Select the correct combination of guideline to be followed for asking questions during interview from the course given below. जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको क्या है, डाटा कलेक्ट करना होता है, तो आप क्वेश्चंस पूछते हैं क्वेश्चनर में। तो जो क्वेश्चनर बनाते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन दी गई है, और उस गाइडलाइन में फिर कुछ कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं नीचे कि कौन सा क्राइटेरिया चुनना है। तो गाइडलाइन है चार गाइडलाइन। क्वेश्चन शुड बी एम्बिगुअस, यानी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है स्पष्ट होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अनबायस्ड, क्वेश्चन जो है वे निष्पक्ष रहने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट, क्वेश्चन जो है प्रासंगिक होनी चाहिए, आपकी रिसर्च से संबंधित हो। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, और क्वेश्चन जो है छोटे होने चाहिए। अब आपको ये देखना कि सबसे पहले जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये क्वेश्चन का ये क्वालिटी तो बिल्कुल सही है या ये क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है, तो पहले उसको ढूंढो वो किस किस में। जैसे क्वेश्चन शुड बी एम्बिगुअस, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन अस्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट होंगे तो फिर पता कैसे लगेगा, अर्थ नहीं होने चाहिए। तो अब आप देखना कि ए किस किस में, फर्स्ट किस किस में है, फर्स्ट यहाँ भी दिया है, फर्स्ट यहाँ भी दिया है, फर्स्ट यहाँ भी दिया है, इसमें नहीं दिया था तो बी तो क्वेश्चन नहीं है, यानी कि फर्स्ट है, तो जिनमें जिनमें फर्स्ट दिया है इसका मतलब ये सही मैच नहीं है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन बी क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन अनबायस्ड होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और सोर्स होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। Question number 12. The National Plan of Physical Education was published by Government of India in, जैसे 47 में आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना 52 में इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद ही फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ सोचा गया था। तो ऑप्शन क्या है, 52 के बाद ही आएंगे। अगर इसमें देखें तो ये याद करने का है, हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन की। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन। 1956 में जो है नेशनल प्लान बनी गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई थी पहली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अवेलेबल फ्रॉम सनरेज, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, यानी कि वो हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है सूर्य के प्रकाश से। तो ये याद रखने लायक है, न्यूट्रिशन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। 14. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. तो यहाँ पर ये नेट के लेवल का है, लेकिन ये प्रश्न रखने का उद्देश्य ये है कि नेट की तैयारी, तो कुछ बच्चे तो एस्पिरेंट हैं जो नेट की तैयारी करते हैं, वो टीजीटी का टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन टीजीटी वालों को भी इस प्रकार के प्रश्नों को भी अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि उससे इनडायरेक्टली दूसरे प्रश्न तैयार हुए। एसर्शन का मतलब होता है अभिकथन, यानी कोई कथन है और उसके फिर एक कारण दिया जाता है इस कथन का, उसके आधार पर फिर जो है नीचे जोड़े बनते हैं और उसको चुनना होता है भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एसर्शन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है कि फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, वही सभी प्रकार की डेवलपमेंट करती है। रीजन, उसका कारण बता क्या, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स स्ट्रेस ओनली ऑन विनिंग ए कॉम्पिटिशन, ये भी बात सही है, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्यों, क्योंकि वो कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, तो स्ट्रेस होता है क्रिएट। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब ये देखना है असर्शन और रीजन को ध्यान में रखते हुए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आपको ये देखना है दोनों को पढ़ के, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर पा रहा है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो दोनों ये तो इसलिए निकल गए क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब इनमें देखना है, अब ट्रू है तो ए और आर ट्रू है,
क्या यह इसका करेक्ट एक्सप्रेशन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. इसी प्रकार का फिर एक प्रश्न है, given below are two statement, one level as assertion A and the other is reason R. Type third lever provide advantage in form of speed. बिल्कुल सही बात है, आपको ये देखना है कि ये बात सही है कि नहीं है। दूसरा रीजन क्या, टाइप थर्ड लीवर हैज लॉन्गर रेजिस्टेंस आर्म। अब आपको टाइप थर्ड लीवर को ध्यान रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस आर्म लॉन्गर है या छोटी होती है, तो कौन कौन सी आर्म होती है। यदि ये दोनों चीजें याद हैं तो आप नीचे वाले जो स्टेटमेंट के आधार पर जो पेयर बना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका है बोथ ए एंड आर ट्रू and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. ऑप्शन सी है A is true but R is false. ऑप्शन डी है A is false but R is true. तो हम देखते हैं एक बार क्या है, टाइप थर्ड लीवर प्रोवाइड एडवांटेज इन फॉर्म ऑफ स्पीड। यस, ये स्पीड में मदद करता है। अब इसका कारण दिया कि मदद कैसे करता है, टाइप थर्ड लीवर है लॉन्गर रेजिस्टेंस आर्म। इसकी जो आर्म रेजिस्टेंस आर्म होती है वो फोर्स आर्म्स के कंपेरेटिवली लंबी होती है। तो बोथ आर ट्रू एंड जब वो रेजिस्टेंस आर्म लंबी होती है तो स्पीड में मदद करती है, अगर रेजिस्टेंस आर्म छोटी होती है तो वो क्या करेगी, इंडोरेंस टाइप एक्टिविटीज में हेल्पफुल होगी। So the correct answer of this option is both A and R are true and R is correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 16, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। दो लिस्टें दी हैं, मैच करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। उसके बाद में नीचे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो लिस्ट ए में दिया सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, प्लूमेनरी सर्कुलेशन और वीनस सर्कुलेशन, यानी ये सर्कुलेशन के प्रकार दिए हैं। अब इधर दिया है लिस्ट, यानी कि कौन सा सर्कुलेशन कौन सा काम करता है। पहला दिया सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स, सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट मसल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड सेपरेटिंग यूरिन फ्रॉम ब्लड। तो इधर वाला कोई एक सिस्टम इनमें से कोई एक काम करता है। अब हमें ये देखना है कि ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड है और इसके सामने कौन से वाला सही है, ये चयन करना है। जिसको ये मैच करेगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय ये ध्यान रखना है, इनमें से ये देखना कि कौन से का कॉन्फिडेंस है आपको कि यस ये सिस्टम का ये काम है, तो उसको पकड़ लें। और उसको पकड़ने के बाद देखें कि वो कहाँ पे मैच कर रहा है। सपोज करो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है, यानी दैहिक परिसंचरण, तो यानी कि शरीर का, हार्ट से शरीर में जाना है। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट। ये एग्जैक्ट मैच है, अर्थात फर्स्ट के सामने नंबर 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट के सामने देखो नंबर 1 कहीं है क्या, ये रहा। आप कॉन्फिडेंट है और बाकी कहीं भी फर्स्ट के सामने, तो ऑटोमेटिकली देखो कितनी जल्दी इसका आंसर मिल गया। लेकिन आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अगर आप ये नहीं थे कि भाई नहीं ये नहीं होता, तो देखते करोनरी सर्कुलेशन क्या है, करोनरी क्या है, आर्टरी का नाम है और किसको ब्लड भेजती है, या हार्ट को भेजती है। सप्लाई टू O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट मसल, अर्थात सेकंड के सामने 2 आना चाहिए। तो सेकंड के सामने देखो किस में 2 आया, इसी में 2 आया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। आप देख लेंगे बिल्कुल 1 का जो है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या करता है, ये काम करता है, करोनरी हार्ट को पहुंचा रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ, यानी कि हार्ट से लंग्स के बीच को, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन का मतलब सेपरेटिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ले बिटवीन द फॉलोइंग लिमिट्स। टीजीटी के तो लेवल का नहीं है, पीजीटी में स्टैटिक्स में, क्योंकि कोरिलेशन पे भी बात होती है, क्वार्टाइल पे भी बात होती है स्टैटिक्स में। और टीजीटी में क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वहां तक होता है, तो इसलिए लेकिन उनको भी याद रख लेना चाहिए। देखो प्रश्न को कैसे देखना है। वैल्यू जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध करता है दो डाटों के बीच में, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। ऑप्शन ए दिया 0 to +1 तक, दूसरा ऑप्शन दिया 0 to -1, तीसरा ऑप्शन है -1 to +1, नो लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, -1 से लेकर के +1 तक की होती है। जो उनके बीच का हम नेगेटिव है, ये कोरिलेशन पॉजिटिव है, तो ये एग्जैक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, रिलायबिलिटी डिनोट्स, रिलायबिलिटी होती है, ऑप्शन दिए हैं कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, वेरिएबिलिटी अमंग ग्रुप, इनकंसिस्टेंसी अमंग सब्जेक्ट, नन ऑफ दैट। तो अब हमने देखना है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कोई टेस्ट यदि चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, कहीं भी किया जाए, अगर उसके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है तो वो रिलायबल है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या जाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस मींस ए। लेकिन यदि रिसर्च टूल की बात करें टेस्ट की, तो किस रिसर्च टूल को रिलायबल माना जाएगा? कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर मीन प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट, चाहे सिचुएशंस और टेस्टर चेंज होते रहे। क्वेश्चन नंबर 19, एनी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट व्हिच डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड। पूरा का पूरा जो सेट है डाटा का, उसको जो वैल्यू को दर्शाता है उसको क्या कहेंगे? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट बी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सी रिग्रेशन एनालिसिस, डी स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से संबंधित है, तो डी हटा गया यहाँ पे। अब बच गए तीन। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? ये विचलन की बात कर रहा है, और यहाँ ये क्या कर रहा है ना, एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आंसर बी। क्यों? आप देख लें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, हाउ फार द डाटा पॉइंट्स टेंड टू फॉल फ्रॉम द सेंटर, उसके केंद्र से कहां तक फैला हुआ है, ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नापती है। और उनके तीन मेजर्स हैं, रेंज, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? रिप्रेजेंट द टिपिकल वैल्यू और ए सेंटर और लोकेशन ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी वैल्यू यानी कि जो उसके केंद्र या उसके लोकेशन को बताती है। और इसके तीन मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मॉड आर द मेजर्स ऑफ इट। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बीच का हम संबंध ज्ञात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 20, ए टेस्ट मेजर व्हाट इज द पर्पज मेजर इज असेस्ड, यानी टेस्ट मेजर व्हाट इज द पर्पज टू मेजर। जैसे कोई टेस्ट बनाया गया तो वो क्या मापता है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, तो उसको कैसे असेस करेंगे कि टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसी को माप रहा है कि नहीं माप रहा है। नॉर्म से, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इज 20 का डी, यानी ऑब्जेक्टिविटी। अर्थात तो वो टेस्ट जिसके लिए बनाया गया उसी को मापता हो तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उसका मतलब उसको माप रहा है तो ऑब्जेक्टिवली करेक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पियर्सन कोएफिशिएंट, ये पीजीटी और नेट के लिए इसके लेवल का क्वेश्चन है। ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू डाटा सैंपल यूज्ड टू समराइज द स्ट्रेंथ ऑफ, जो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दो डाटाओं के बीच में, वो किस चीज को मापता है? द कर्विलियन रिलेशनशिप, उनके बीच में कर्विलियन संबंध को, नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप और द लीनियर रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी मेजर करता है और नेगेटिव भी करता है, लेकिन इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन दोनों ठीक नहीं हो सकते, अलग अलग दे दिए। क्या है? द लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज डी। क्वेश्चन 22, पुशअप परफॉर्म्ड बाय वॉलीबॉल प्लेयर्स आर 31, 36, 34, 33, 38, 37, 40 एंड 39। कैलकुलेट द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू है, आंसर ऑप्शन क्या दिए हैं? 33, 34, 35, 36। इजी है, आपको मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए दूर डाटा से। तो क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे और उस टोटल को वी विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट। कितने सेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनके योग को 8 से डिवाइड कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 36 मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दी है, इसकी लोग टेस्ट है, लिस्ट सेकंड है, उसके ऑथर है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। उसके बाद में ये देखना है, तो फिर ये इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान रखना है। इसमें टीजीटी वाले भी ध्यान रखें। वैसे ये पीजीटी और नेट के लेवल का है और उसमें सामान्यतः प्रश्न आता है
तो आपको जैसे मैंने बताया वो फार्मूला देखना कि इनमें से पहले किसी एक को देखना और इधर उस वाले को देखना कि क्या है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंट हो कि यस, जैसे बास्केटबॉल का जो टेस्ट है जॉनसन ने बनाया, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट ही कहते हैं उसको। तो अब आपको ये देखना कि फर्स्ट के सामने 4 आया है, तो उस ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट है, फर्स्ट के सामने 4 आया 2 बार, तो इसका मतलब यानी कि आप यदि कॉन्फिडेंट तो ये डी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो अब ए और सी बच गया। अब आपको देखना है कोई और एक जो आपके याद हो कि यस इसको इसने बनाया है, तो उसके सामने वाला वो आना चाहिए। जैसे वॉलीबॉल है, बर्डी के नाम से जाना था, बर्डी वॉलीबॉल टेस्ट, तो थर्ड के सामने 2 आना चाहिए। अब थर्ड देखे 2 आया क्या, तो यानी कि हमने क्या है, पहले ही हम बी को और डी को ऑमिट कर चुके हैं, तो थर्ड के सामने 2 कहाँ आएगा, या वाले पे आया है, तो इसका मतलब यहां तक अभी ठीक चल रहा है, यानी कि अभी भी सी और ए की संभावनाएं बनी हुई है। अब आप देखेंगे आर्चरी और हैंडबॉल, इसमें आर्चरी का आप देखेंगे कौन से वाला टेस्ट बना हुआ है, तो आर्चरी का सामने क्या आना चाहिए, सेकंड के सामने 3, कॉर्निस ने बनाया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी कि बास्केटबॉल किसने बनाया, जॉनसन ने, वॉलीबॉल किसने बनाया, बर्डी ने, और आर्चरी किसने बनाया, कॉर्निस ने, और हैंडबॉल किसने बनाया, हाइडे। तो द करेक्ट आंसर इज सी, इसमें है, और सॉरी ये मिस्टेक हुआ ए, यानी कि जो आर्चरी है वो हाइडे ने बनाया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व। देखो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब ये देखना है कि बायोलॉजिकल फाउंडेशन में इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन से पॉइंट शामिल किया जाए। इन्होंने लिखे 4 पॉइंट, मोटर लर्निंग, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब करेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना, तो इनमें से क्या करना है कि जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि यस ये बायोलॉजिकल है। जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में किसको हटा दो, मोटर लर्निंग क्या है, लर्निंग में आएगा, और लर्निंग क्या है, साइकोलॉजिकल है, तो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बायोलॉजिकल फाउंडेशन, बॉडी टाइप क्या है, बायोलॉजिकल है, सेकंड और थर्ड कहाँ है, ऑप्शन बी में। सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Which organ perform endocrine as well as exocrine function in human body? वो ग्रंथियां कौन सी है जो एंडोक्राइन भी हो, नलिका वाली, नलिका युक्त और नलिका विहीन ग्रंथियों। लीवर क्या है, एंडोक्राइन है, किडनीज क्या है, एंडोक्राइन है, पैनक्रियाज और गॉलब्लैडर को देखना है कि इनमें कौन सी इंडोक्राइन और कौन सी, तो पैनक्रियाज इंडोक्राइन भी है, गॉलब्लैडर भी इंडोक्राइन है। आप देखें तो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है कि इंसुलिन को वो ब्लड में छोड़ती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द करेक्ट आंसर। फ्रंटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू। पहले मैं प्लेन का विस्तार से आपसे प्रश्न कर चुका हूँ, विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। फ्रंटल प्लेन ऑप्शन दिए, फ्रंट एंड बैक हॉर्स में बांटता है, लेफ्ट एंड राइट हॉर्स, अपर एंड लोअर हॉर्स, इनर एंड आउटर हॉर्स। तो इनर और आउटर का तो मतलब ही नहीं है। अब इन तीन में से क्या है, फ्रंटल प्लेन का मतलब होता है फ्रंट और बैक हॉर्स में बांटता है। फ्रंटल प्लेन को लेटरल प्लेन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड बी स्टार्ट एट द एज ऑफ। ये कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया कि स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कब करनी चाहिए शुरू, और वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। ऑन बॉडी वेट तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए क्या है, जब एक्स्ट्रा हम वेट करते हैं तो क्या उसका ऑप्शन दिया, 8 से 10 ईयर, 11 टू 13 ईयर, 14 टू 15 ईयर, 16 टू 18 ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज 16 टू 18 ईयर में ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए एज पर द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड साइंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड। यानी कोई एक ऐसा है जिसको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में शामिल नहीं रखा जाता, या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का वो अंग नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी प्रकार की फिटनेस का अंग होता है। स्पीड, गति, इंडोरेंस, बॉडी कंट्रोल। तो यदि देखा जाए
तो इनमें क्या है कि स्पीड जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का जरूरत नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस और बॉडी कंपोजिशन हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, कॉपर्स 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट मेजर, ये नेट और पीजीटी के लेवल का है, लेकिन पीजीटी वाले छात्रों को भी जानना चाहिए। जो 12 मिनट रन है या वॉक टेस्ट है वो किस एबिलिटी को मेजर करता है? एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि स्पीड क्या है 100 और 200 मीटर, तो 12 मिनट अपने आप ही है कि काफी टाइम है। So the correct answer of question 29 is option B. Question 30. Which of the following reward of physical education teaching is the most important? PGT के और PGT के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है या कौन सा ऐसा कारण है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए महत्वपूर्ण होता है? गेटिंग ए जॉब, promotion of healthy lifestyle, enjoying the leisure time, improving the social contact. So social contact improve करता है क्या, इस कारण फिजिकल एजुकेशन टीचिंग अपनाई जाती है, इसलिए वो टीचिंग में आता है। enjoying the leisure time, खाली समय का लिए, तो इस प्रकार के दोनों ऑप्शनों को तो बिल्कुल निकाल देना है। भले ही डिजायर टाइम का एंजॉय होता हो फिजिकल एक्टिविटी से, लेकिन इस उद्देश्य से फिजिकल टीचिंग नहीं होती। गेटिंग जॉब, बिल्कुल जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग फिजिकल एजुकेशन को अपनाते हैं, परंतु इस उत्तर को भी नहीं क्लिक करना। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल की, हम तो मनुष्य के जीवन की जो हेल्दी लाइफ है उसको प्रमोट करते हैं, इसलिए फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग जॉब में आए हैं। इंटरव्यू में पूछा जाए तो और एग्जाम में पूछा जाए तो, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 30 इज बी। 31. What makes physical education teacher teach physical education activities? ऐसा क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज को पढ़ाने के लिए जो है प्रेरित करता है फिजिकल टीचर को? उनमें 4 ऑप्शन दिए: द लव ऑफ चिल्ड्रन, मॉनेटरी गेन एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉब, डिवोशन ऑफ प्रोफेशन। तो देखते हैं कि लगभग लगभग चारों पर्सन समान से हैं कि भाई नहीं, अपने प्रोफेशन से उसका डिवोशन होता है उसके प्रति, और उसके जॉब का भाग भी है, उसे उसके लिए नौकरी के लिए तनख्वाह मिलती है, और लव ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम होता है। तो हमें क्या चुनना, जो मोरल वैल्यूज के नजदीक हो वो ऑप्शन चुनना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, द लव ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम होता है, इसलिए हम तो फिजिकल एजुकेशन टीचर फिजिकल एक्टिविटीज को टीच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द फार्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। 2 फार्मूले हैं, एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन में इन्होंने ऑप्शन दिए हैं अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स का होल ट्वाइस। दूसरा ऑप्शन दिया है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन y, नन ऑफ द अबव। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको दोनों फार्मूले पता होना चाहिए। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का करेक्ट जो एक्चुअल मीन मेथड है वो फार्मूला है बी, यानी सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Who is considered as father of kinesiology? कुछ इसको किन्जियोलॉजी कहें हैं, कोई केनेसियोलॉजी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन दोनों चलता है। अब किसको फादर माना जाता है किन्जियोलॉजी का? गैलन, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, प्लेटो और आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तो जल का सिद्धांत दिया था, तो इसमें देखिए गैलन ने इसको ट्रेनिंग पर ध्यान दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल वाज ए ग्रीक फिलोसोफर 384 to 322 BC before Christ. Question number 34, the father of statistics is। अब आप 4 सुनिए: गैल्टन, बावले, गोटिफाइड, एक्नेवाल एंड मार्सन। कुछ पुस्तकों में गोटिफाइड, एक्नेवाल को इसका फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा गया है, लेकिन अगर स्टैटिक्स की पुस्तक देखें तो उसमें फादर ऑफ स्टैटिक्स दूसरे हैं जो, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन सी चुनेंगे, गॉटिफार्ड, आक्वेल,
और उसका पीछे क्या कारण है, क्यों किसी फिजिकल एजुकेशन की बुक में इस तरह की चीज लिख दी गई कि 18वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने क्या किया था, इसका शब्द का इस्तेमाल किया था, स्टैटिक्स का। अदरवाइज उससे पहले इसको स्टैट कहते थे। परंतु एक्चुअली सर रोनाल्ड ए फिशर 1892 1962 नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की पुस्तकों में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का पिता किसको कहते हैं, रोनाल्ड ए फिशर। यदि रोनाल्ड ए फिशर का ऑप्शन आता है तो यू हैव टू गो रोनाल्ड ए फिशर, otherwise you have to choose the Gottfried Achenwald. Question number 35. The word kinesiology coined by Aristotle, Carl August George, for Heinrich Link, Noise poison. So the correct answer of this question is Carl Auguste George. Option B. He was the Swedish medical gymnast, created and coined the new international word kinesiology in 1854. तो ये भी याद रखना है, कभी प्रश्न को उल्टा करके पूछ लिया जाए किस सन में किया, तो 1854 में। धन्यवाद। इस बार मैंने इसमें मॉडल पेपर में 35 क्वेश्चन रखे थे। नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और वो प्योरली टीजीटी बेस्ड क्वेश्चन कोशिश करूंगा और पीजीटी बेस्ड। इसमें नेट के भी क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किए कि इनडायरेक्टली टीजीटी और पीजीटी वालों की तैयारी हो जाए। बस आपसे अनुरोध यह है कि वीडियो को देखें और अपना सेल्फ असेसमेंट करें, पेन पेपर ले लें और अपने आप ही उत्तर देते चलें। और इस वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट करें। अगर इसमें कोई प्रश्न गलत आपको लगता है आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको पल्ली उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ये आपने रॉन्ग आंसर दिया। और आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज्यादा सर्कुलेट करें उतना अच्छा है। वही चीज मेरे लिए मोटिवेशन होगी। मैं कोई फीस नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ ये है कि ये जितना ज्यादा मैं जानता हूँ, जितना ज्यादा शेयर कर सकता हूँ, आपके लिए जितनी ज्यादा मदद कर सकता हूँ करूँ। और प्रयास ये रहता है कि जितना अपने पास आता है, क्योंकि एक गिव एंड टेक एक मूवी है कि जो अगर आनंद है या ज्ञान है वो गिव करने से यानी कि देने से बढ़ता है, और दुख जो है देने से शेयर करने से कम होता है। हैप्पीनेस बांटने से बढ़ती है। इसलिए जितना भी जानकारी, जैसे सपोज करो मैं आपको ये वीडियो, आपने ये वीडियो देखा या दूसरे को शेयर किया, आपके पास जो नोट्स हैं आपने दूसरे से डिस्कशन किए, तो वो आपका इम्प्रूव होता है। ये नहीं कि वो घट जाता है, क्योंकि ज्ञान की चोरी नहीं की जा सकती। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इसको सर्कुलेट करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन बाद मॉडल पेपर थर्ड जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उस पर हम वार्ता करेंगे और वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। जब भी आपको समय लगे आप मुझसे मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।